गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो शाम वाली जो बैच है इसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ पुलिस और आबकारी इसका सिलेबस कराऊंगा। इसमें हम शुरू करेंगे भारत का सामान्य ज्ञान, और भारत के सामान्य ज्ञान में हम शुरुआत करेंगे भारत के भूगोल से। ठीक है, सबसे पहले हम भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल के बाद इतिहास, संविधान, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स रहेगा जिसमें हम चीज़ों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट को समझेंगे। ठीक है ना, पहले हम भूगोल पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इतिहास और संविधान, इसके बाद फिर हम छत्तीसगढ़ में आएंगे। अर्थव्यवस्था वगैरह पढ़ने के बाद छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड जो पहला घंटा जो होगा हमारा ये जीके के लिए होगा, और दूसरा घंटा होगा गणित के लिए। एप्टीट्यूड पढ़ेंगे पूरा, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया। जैसे आपको गणित पढ़ते पढ़ते अगर ऐसा लगा कि सर बीच में अपने को रीजनिंग डालना चाहिए, तो गणित का 2-3 चैप्टर करा के, है ना, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट, जैसे नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे तो नंबर सिस्टम आपका मैं कोशिश करूँगा एक सप्ताह में कराऊँ। फिर उसके बाद फिर एक आध अंक गणित का, और जैसे अनुपात, समानुपात, औसत, ये करा के फिर रीजनिंग पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद फिर आगे फिर से मतलब वो ये प्रतिशत हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ये सब कराएंगे। ठीक है भाई, तो अभी आप अच्छा खासा पढ़ेंगे। नोट्स वगैरह भी जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगा नोट्स बनाइएगा, और कुछ नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा, पीडीएफ दूंगा। जैसे भूगोल में हम सीधा भारत के भूगोल में आएंगे। भारत का जो नक्शा है पहली बार, अच्छा आपको मैं कल बोला था कि आप ये सब ग्लोब वगैरह, स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैपिंग बहुत ज़रूरी होता है भूगोल के लिए, किसे क्या कहते हैं, ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। मैं पहले कुछ शब्दावली समझा देता हूँ आपको। जैसे आपने सुना होगा प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप इंग्लिश में बोलेंगे बेटा पेनिनसुला। ठीक है, उसको लगा दो। मैं भारतीय प्रायद्वीप से समझाता हूं आपको। जैसे हम भारत का एक मैप बनाते हैं, देखिए ये हमारा प्यारा भारत। अब ये हमारा भारत का कुछ हिस्सा, जैसे ये जो हिस्सा है ना, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है बच्चों, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो अगर कोई लैंड, कोई भूमि 3 तरफ से जल राशि से घिरा हुआ होता है ना, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो विंध्याचल पर्वत के निचले का हिस्सा भारत का अगर हम एक मोटा मोटा देखना चाहेंगे, तो विंध्याचल पर्वत के नीचे, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, ऐसे गुजरात से शुरू हुआ है, ऐसे गया है पूरा पारसनाथ की पहाड़ी तक, बिहार तक गया है। तो इसके नीचे आप देखिए भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ दिख रहा है। इधर की जल राशि अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी है, और यह है हिंद महासागर। तो 3 तरफ से आपको भारत घिरा हुआ दिख रहा है पानी से। कोई भी भूमि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है ना, उस भूमि को प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अगर यही भूमि छोटा हुआ ना बच्चों, छोटा हुआ, जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो वास्को डी गामा जो होता है ना, वास्को डी गामा बार्थोलोमेव का मैप पकड़ता है। उस समय पुर्तगाल में और डच में, उधर यूरोप का देश है ना, वो लोग क्या करते थे कि वो लोग नाव बनाना सीखते थे, उसके बाद फिर वो नई नई दुनिया को व्यापार करने के लिए ढूंढने निकलते थे। तो बार्थोलोमेव, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, उधर पुर्तगाल में, वो अफ्रीका के नीचे तट तक आता है और वापस चले जाता है। तो उसी के मैप को पढ़ के वास्को डी गामा अफ्रीका के नीचे तट तक आता है, अफ्रीका महाद्वीप के। फिर उसके बाद फिर उसको गुजरात का एक व्यापारी मिल जाता है, ठीक है, अब्दुल मुनीफ करके। तो जब उसकी मुलाकात उससे होती है, उस समय एक द्वीप होता है उत्तमासा अंतरीप, कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उत्तमासा अंतरीप। तो यहाँ पे अंतरीप शब्द आया। तो अंतरीप किसे कहते हैं? जब ये तो भारत का आपको दिख छोटा रहा होगा भाई, से बहुत सारे राज्य हैं, गुजरात आ गया, मध्य प्रदेश का निचला हिस्सा आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना छत्तीसगढ़ भी आ गया, फिर इधर पश्चिम बंगाल का ये वाला हिस्सा आ गया, झारखंड आ गया, फिर उड़ीसा, बहुत सारी स्टेट आ गए ना,
सारे के सारे कर्नाटक, केरला, कितना बड़ा क्षेत्र आगे बताओ। तो बड़ा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा है वो तो प्रायद्वीप कहलाएगा, लेकिन छोटा क्षेत्र भी तो घिरा हो सकता है तीन तरफ से पानी से, है ना। तो जब छोटा क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा होता है ना बच्चों, उसे ही बोलते हैं अंतरीप। उसे क्या बोलते हैं? अंतरीप। तो प्रायद्वीप का छोटा रूप अंतरीप कहलाता है, ठीक है। अब इसी के जस्ट विपरीत हम खाड़ी को देखेंगे। आपने खाड़ी सुना होगा, ये देखो मैंने यहां पे लिख दिया बंगाल की खाड़ी। तो जब बोला जाएगा खाड़ी, खाड़ी किसे कहते हैं? तो यहां पे आप देखिए बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर का ही पानी है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ भी सकता है, या नहीं भी आएगा तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों का मिलान बिंदु जो होता है ना बच्चों, वो होता है कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में तीनों जलराशियां एक साथ मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों यहां पे कन्याकुमारी में मिलेंगी, ठीक है। खाड़ी किसे कहते हैं? ये देखो, जब कोई जल राशि तीन तरफ से थल से ढकी रहती है उसे हम बोलेंगे खाड़ी। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं इसे नीचे कर दूं मेरे भाई, तो ये देखो दक्षिण पूर्व एशिया आ गया, इसमें म्यांमार, थाईलैंड, ये सारे देश आ गए इधर। दक्षिण पूर्व एशिया देश कहते हैं इसको, अभी पढ़ाएंगे हम आपको। तो यहाँ पे म्यांमार वगैरह सब ये देश आ गए। अब देखो ये वाला जो पानी है ना, इधर से भारत से ढका हुआ है, इधर से बांग्लादेश से ढका हुआ है, इधर से म्यांमार से ढका हुआ है, तीन तरफ से ढक गया। एक बड़ी जल राशि जब तीन तरफ से थल से ढकी हुई होती है तो उसे बेय बोलेंगे। खाड़ी के दो प्रकार होंगे भाई, बड़ी जल राशि को बेय बोलेंगे, जबकि छोटी जल राशि को गल्फ बोलेंगे। गल्फ ऑफ खंबात सुना होगा बेटा आपने, नर्मदा नदी, तापी नदी जो आकर इधर गिरती हैं वो गल्फ ऑफ खंबात में गिरती हैं। ये जो जगह है ना, यहाँ पे पानी, यहाँ पे पानी है, ये गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं इसको। दिखा रहा हूँ मैं आपको गल्फ ऑफ खंबात, बिल्कुल देखिए, किसी भी विषय को आप फील कीजिए, रटने से काम नहीं बनने वाला। गल्फ ऑफ खंबात, तो अब आप देखो यहाँ पे एकदम क्लियर मैप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना गल्फ ऑफ खंबात। ये गुजरात का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे पानी घुसा हुआ है। तो पानी तीन तरफ से बंद है बच्चों, इधर से और इधर से। तो ये छोटा जल राशि है करके इसको गल्फ बोल रहे हैं, और यही बहुत बड़ा हो गया तो क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल। लेकिन हिंदी में खाड़ी कह देते हैं, चाहे हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले, खाड़ी बोल देते हैं। तो इनका प्रयोग बार बार आएगा, तो आपको इन शब्दों को जानकारी रखना है आपको। भारत का नक्शा अगर मैं बात करूं, पहली बार भारत का नक्शा किसने बनाया? जो प्रशासनिक नक्शा है वो वाला, ठीक है। टॉलमी ऑलमी बहुत लोग नक्शा बनाए, लेकिन ये जो हम ऐसे जो दिख रहे हैं ना, ये चतुष्कोणीय भारत है हमारा। भारत का आकृति अगर कोई पूछे तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। अगर आप देखोगे इसको दूर से देखोगे, यहां से नहीं देखना है आपको, यहां से तो दिखेगा भी नहीं भारत आपको, तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। आप दूसरे प्लेनेट पर चले जाओ, दूसरे ग्रह पे चले जाओ, वहां से भारत को देखो तो फिर ऐसे दिखाई देगा। पंजाब सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, फिर उसके बाद फिर ये जो हमारा हिमालय है और ये जो गंगा वाला क्षेत्र है ये दिखाई देगा। तो भाई एक प्रकार का ये हमारा जो भारत है ये चतुर्भुज जैसा ही तो दिख रहा है। कभी कोई पूछे कि भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। किस प्रकार की आकृति हमारी भारत की? चतुष्कोणीय। इस चतुष्कोणीय भारत का मैप बनाने का, प्रशासनिक मैप बनाने का प्रयास किया था एनविले ने जी। एनविले, ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। यस है। अब इसके बाद फिर आते हैं हम हमारे भारत के भूगोल को शुरू करते हैं, और जहां पे भौगोलिक शब्दावली आएगी ना उसको मैं समझाते जाऊंगा। कुछ बातें और बता देता हूं, चलो।
बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सागर किसे कहते हैं वो भी समझ में नहीं आता है। जैसे यहाँ पे मैंने अरब सागर लिखा, तो महासागर और सागर में क्या अंतर होता है? ठीक है, भूगोल पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ शब्दावली ऐसे होते हैं जहाँ पे वो फंस जाते हैं। आपको पेपर में नहीं बताना है भाई सागर किसे होता है, लेकिन आप भूगोल पढ़ रहे हो तो आपको जानकारी तो होना चाहिए, है कि नहीं? फियोर्ड किसे कहते हैं, बरखान किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं। तो ये जो सागर होता है ना, ये महासागरों का मुहाना होता है। जैसे हिंद महासागर आया, तट से टकराया, तो एक हिस्सा महाद्वीप से मिल रहा है और दूसरा हिस्सा महासागर से। तो जो महासागर का ही पानी जो तटों के पास जाके महाद्वीप से मिल जाता है ना, एशिया महाद्वीप का ही तो हिस्सा है। तो महाद्वीप का मतलब ऐसा नहीं कि भाई महाद्वीप होगा। महाद्वीप कैसे बनता है? देशों से महाद्वीप बनता है। जैसे एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, प्रशांत महासागर इधर चीन वगैरह तरफ टकराता है, उधर दक्षिण चीन सागर बोल देते हैं उसको। ऐसे ही महासागरों का जलराशि जब महाद्वीपों से टकराता है, उसका जो महासागरों का किनारा होता है ना, उसी को सागर बोलते हैं। ये हिंद महासागर का ही पानी है, ये अरब सागर। ये तटों से टकरा गया, महाद्वीप एक हिस्से में इसका महाद्वीप है, एक हिस्से में इसका महासागर है, तो महासागर का हिस्सा होता है बच्चों। अब इसके बाद फिर नदी एवं नहर में अंतर। तो नदी एवं नहर में भी अंतर होता है। कैनाल किसे कहते हैं, रिवर किसे कहते हैं। तो नदियां नेचुरल होती हैं बच्चों। आज तक किसी आदमी को नदी बनाते देखे हो कि चीन ने नया नदी बनाया? ठीक है, लेकिन नहर बनता है। नदियों का ही जल रोक कर हम क्या नदियों का ऐसे डैम बना देते हैं, फिर डैम से ये पानी रुक जाता है, ये जलाशय, फिर इसके बाद फिर हम इसके पानी को मोड़ देते हैं और किसी नदियों के पानी को। अब देखो बच्चों, इस नदी का पानी सीधा सीधा से बह रहा था, इधर के किसानों को खेती करने के लिए नहर की ज़रूरत पड़ी, पानी की ज़रूरत पड़ी, तो हमने बांध बना के इस पानी को रोक दिया और पीछे हमने पानी को दे दिया। जरूरी नहीं पीछे देंगे, आगे देंगे, सब तरफ से दे सकते हैं नहर, क्या ही दिक्कत है। लेकिन मैं पीछे क्यों कर रहा हूँ, उसका कारण है। छत्तीसगढ़ में जोक व्यापवर्तन परियोजना है, जोक नदी पर। तो व्यापवर्तन परियोजना का मतलब बहुत सारे लोग बस याद कर लेते हैं। व्यापवर्तन का मतलब होता है कि नदी की धाराओं को मोड़ देना। तो बांध बनाया, पीछे जो पानी जमा हुई उसे जलाशय बोलते हैं बच्चों। अब जलाशय में बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। अब आप जब भी देखोगे जलाशय आपके आसपास में भी है, सूखा नाला है ना, आप देखना सूखा नाला में जैसे इधर आओगे तो आपको छोटा सा से नहर दिखेगा, उसके पानी को मोड़ा गया है। वैसे ही जब बांध बनाकर जल को रोका जाता है, नदी के जल को रोका जाता है, उसके बाद फिर ऐसे कैनाल बना दिया जाता है ना, नदी के धाराओं को मोड़ते हुए अगर कैनाल बनाया जा रहा है, नहर बनाया जा रहा है, तो इस प्रकार की परियोजनाओं को व्यापवर्तन परियोजना कहा जाएगा। ठीक है, यस है। तो जो नहर होता है वो मैन मेड होता है और नदियां नेचुरल होती हैं भाई। ठीक है, अब कई बार आप झील शब्द सुने हो। झील शब्द, झील किसे कहते हैं? जो लगभग बंद जल राशि होती है, जो लगभग बंद जल राशि होती है उसको झील बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसका एकाध मुहाना खुल जाता है, जैसे चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, ओडिशा में है। उसमें बंगाल की खाड़ी, मतलब ये हिंद महासागर का पानी उसमें आता है ऐसे, और वो हमेशा पानी से भरा हुआ झील रहता है, चिल्का झील। तो कई बार क्या होता है ना, जब पानी वापस जाता है तो कुछ हिस्सा इसका मुहाना से बंद हो जाता है, कुछ हिस्सा यहाँ पे जमा रहता है कभी कभी, मतलब वो बंद तो हो जाता है, कभी ना कभी तो बंद हो जाता है। लेकिन बाकी अन्य झीलें जैसे देखोगे वो सब तरफ से बंद रहेंगी। जैसे सांभर झील राजस्थान में है, सबसे बड़ी इनलैंड झील है ये। इनलैंड झील का मतलब क्या होता है? जो बाउंड्री पर नहीं है, जो समुद्र से टच नहीं कर रहा है, उसको इनलैंड झील बोलेंगे। ठीक है, तो सांभर झील। अब सांभर झील चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो झील उसी को कहते हैं जो सभी तरफ से भूमि से घिरा हुआ होता है। लेकिन कुछ झील ऐसे हैं, एक्सेप्शन, अपवाद कहाँ नहीं रहता बताओ। झील वही है। कई बार झील ऐसे बनता है कि नदियों के पानी से झील बनता है, गोखुर झील बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गोखुर झील। गोखुर झील को भी आप समझो, गोखुर झील किसे कहते हैं? उत्तर भारत की नदियां सदा नीरा नदियां होती हैं, अर्थात उसमें साल भर पानी रहती हैं। सदा नीरा का मतलब होता है जिन नदियों में साल भर पानी रहता है उसको सदा नीरा बोलते हैं। सदैव नीर, नीर का मतलब जल, सदैव नीर। तो ये जो जल राशि है
मान के चलते हैं कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब मानसून आ रहा है। अब मानसून के आने से बारिश होती है और इनकी सभी नदियाँ, इनकी सहायक नदियाँ, इंग्लिश बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, इनकी सहायक नदियाँ इनको पानी दे रही हैं। और गंगा नदी में इतना ज़्यादा पानी आ गया, इतना ज़्यादा पानी आ गया, जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है नदियों में तो वो अपने मार्ग को चौड़ा कर लेती है मेरे भाई। मार्ग चौड़ा हो जाएगा इस नदी का। तो जब नदियों का मार्ग चौड़ा हो जाएगा ना, ऐसे ये देखो, फिर उसके बाद फिर जैसे ही शीत ऋतु गया, फिर से ग्रीष्म ऋतु आने लगा, वैसे ही पानी का धार कम हो गया। अब पानी पहले जैसे आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या होता है कि इसके अगल बगल में कुछ गहरे स्थान होते हैं, वहां पे ये पानी जमा हो जाती है। तो ये जो अब पानी चारों तरफ से भूमि से घिर गया है, लेकिन इसका निर्माण कहीं ना कहीं नदियों के पानी से हुआ है। इस प्रकार के झील को गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी जो झील गोखुर झील है वो है बिहार का कमरताल झील। ठीक है। तो ये इस प्रकार का झील बनता है गोखुर झील। मतलब नदियों में पानी ज़्यादा आ जाता है ना, तो एकदम लंबे दूरी तक तय कर देती हैं, एकदम उसका रास्ता चौड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर पानी कम होते गया, पानी कम होते गया, लेकिन उसी में का कुछ पानी किसी गहरे स्थान पे जमा हो गया। तो ये नदियाँ अपने रास्ते में चल रही हैं और वो पानी अपनी जगह में जमा है, तो उस पानी को बोलेंगे गोखुर झील। ठीक है। अब जलप्रपात झरना, जलप्रपात पढ़ूंगा, झरना पढ़ूंगा, तब मैं बता दूंगा कि भाई जलप्रपात और झरना में थोड़ा सा अंतर होता है। एक जो डायरेक्ट गिरता है और एक जो गिरने के बाद फिर गिरता है, फिर गिरता है, ये भी अंतर होता है बेटा। ठीक है ना। तो ऐसा है। चलिए मैं शुरू करता हूँ, और जैसे जैसे हम टॉपिक में आते जाएंगे वैसे वैसे मैं कॉन्सेप्ट बताते जाऊँगा। भूगोल की हर क्लास में कॉन्सेप्ट है भाई। मृदा का निर्माण कैसे हुआ, चट्टान का निर्माण कैसे हुआ, है ना, काली मृदा किसे कहते हैं, लेटराइट मृदा किसे कहते हैं, सारा कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा आपको। हर विषय आपके लिए एकदम अच्छा विषय बन जाएगा, प्यारा विषय बन जाएगा। मैं थोड़ा सा स्थिति और विस्तार के बारे में बात करता हूँ। भारत का स्थिति एवं विस्तार। तो पूरी दुनिया को देख लेते हैं अपन। ये पूरी दुनिया है। हमारा पृथ्वी का जो आकृति है, हमारी अर्थ की जो आकृति है वो है बेटा जियोर्ड। हम जियोग्राफी पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं? जियोग्राफी। तो हमारी जो पृथ्वी की आकृति है वो है जियोर्ड करके हम जियोग्राफी पढ़ते हैं। जियोर्ड का मतलब होता है लक्षवाभ। जियोर्ड का मतलब क्या होता है? लक्षवाभ। जैसे मैं आपको पृथ्वी को दिखा रहा हूं एक बार। 56 सेकंड। देखिए, दिख रहा है? ये देखिए हमारा पृथ्वी है। ये अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत महासागर देखो, ये हो गया एशिया। देखो हमारे एशिया को जल्दी घुमा दे रहा है। देखो दिख रहा है? कहीं पे ऊपर है, कहीं पे गहरा स्थान है यहाँ पे। देखो जब भी अपन मैप पढ़ेंगे ना, उसमें जो हरा हरा आएगा ना, जब आप ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लेंगे, आपको बोला कि आप उसको लेंगे, तो जो ग्रीन ग्रीन जो दिखाई देगा हरा हरा, ये मैदानी हिस्सा होगा। और उसके बाद फिर जो ब्राउन ब्राउन दिखाई देगा, वो ब्राउन ब्राउन पठार होगा। और थोड़ा सा डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर जैसा आएगा, वो होगा पहाड़। क्या होगा? पहाड़। जैसे अभी अपन दिखाते हैं आपको, ये देखो, ये हिमालय है। ये क्या बच्चों? हिमालय। तो अपन अगर भारत को देखें तो भारत चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। तो भारत की आकृति है चतुर्भुजाकार, चतुष्कोणीय।
किसी भी उबड़ खाबड़ आकृति को ही हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी की आकृति उबड़ खाबड़ है, कहीं पे हिमालय बहुत ऊंचा है, कहीं पे महासागर या कुछ झीलें गहरी हैं, कहीं पे मैदानी क्षेत्र ऐसे सपाट है, एकदम गोल नहीं है। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं अंडाकार, अंडाकार में कभी अंडा में अभी तक आप उबड़ खाबड़ देखे हो क्या? नहीं देखे हो ना? ना अंडा गोल होता है ना अंडा में उबड़ खाबड़ होता है। तो हमारी जो पृथ्वी की आकृति है ना, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ वाली आकृति है। हालांकि ये गोल पिंड है, लेकिन इसमें उबड़ खाबड़ वाली आकृति पाई जाती है। इसी को ही जियोड बोलते हैं और इसी का अध्ययन को ही जियोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी की आकृति है वो है जियोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं लक्षवाब। क्या बोलते हैं? लक्षवाब। तो अब आप हमसे पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आप ऐसा बोलेंगे, कोई पूछेगा तो ना गोल है ना अंडाकार है भाई, लक्षवाब है। ठीक है, इस पूरी दुनिया में ग्लोब या वर्ल्ड मैप वर्ल्ड मैप अब मैं पूरी दुनिया में आपको दिखाना चाहूं भारत को। थोड़ा एचडी इमेज, ठीक। जब भी अपन मैप का रीड करते हैं तो इस प्रकार का डायग्राम आता है कि नहीं? आता है इस प्रकार का डायग्राम। तो ये जो रेखाएं हैं बच्चों, इस प्रकार की रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, इन रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? देशांतर। तो इसी के अनुसार हमारा भारत कहाँ पे स्थित है, इसको बोलते हैं स्थिति एवं इसका विस्तार, कहाँ तक फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है। तो अगर मैं ये देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों यहाँ पे अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के पास एक दूसरे को काटती हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक दूसरे को, अफ्रीका का ये जो जलीय क्षेत्र है इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। और खाड़ी का मतलब क्या होता है? ऐसा पानी जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो, उसको खाड़ी बोलते हैं। तो गिनी की खाड़ी के पास अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अब यहां से कोई आदमी खड़े होकर भारत को देखे तो ये तो हो गया बेटा पूर्व, ईस्ट, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। तो आप मुझे बताओ कि विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति कौन से दिशा में है? कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में है बेटा। कहां पे है? उत्तर पूर्व में। हमारा भारत यहां पे है, ये देखिए। तो इससे ऊपर और इससे नीचे दोनों को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व में। तो विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है, नोट करो। अब थोड़ा सा आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में समझेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का थोड़ा सा बेसिक समझें आप, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखा हमको विश्व के भूगोल में भी जानकारी होना चाहिए। तो विश्व के भूगोल में तो इसको अपन पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, अभी पहले यहीं पढ़ लो। अक्षांश रेखा यह एक काल्पनिक रेखा है, कल्पना है। अक्षांश रेखा कल्पना मात्र है बेटा, ऐसा कोई किसी ने खींचा नहीं है चौक से, या जैसे बाउंड्री वाउंड्री बनाते हैं वैसे कोई नहीं खींचा है। इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब मैं देशांतर रेखा के बारे में बात करता हूं। तो यह एक अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखा क्या होती है? अर्धवृत्त। यह नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव, और यह दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो देशांतर रेखा है ना, ये यहीं से शुरू हुआ, यहां पे आया, मतलब उत्तर से दक्षिण दिख रहा है इसकी स्थिति। इसकी स्थिति कैसे दिख रही है? उत्तर से दक्षिण। और यहां पे आके मैं रुक जा रहा हूं, मतलब ये अर्धगोला है। देशांतर रेखा कैसा है? अर्धगोला। और देशांतर रेखा जो एकदम बीचों बीच खींचा गया है ना, बीचों बीच माना गया है, इधर से जो देशांतर रेखा जो एकदम बीच में दिख रहा है आपको,
इसी को ही बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरा है, और उसके लिए जो मानक स्तंभ है ना, वो ग्रीनविच में ही लगाया गया है। इस कारण इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा भी बोलेंगे। ग्रीनविच रेखा भी बोलेंगे इसको। अब यहां पे देखो, देशांतर रेखा का मूल काम होता है समय बताने का। देशांतर रेखा ये समय को प्रदर्शित करती है, अंतर्राष्ट्रीय समय को। अंतर्राष्ट्रीय समय का मानक होता है। एक रेखा को अपन क्रॉस करेंगे ना भाई, जैसे यहां से लेकर यहां तक अपन क्रॉस करें, तो एक रेखा को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक रेखा को क्रॉस करने में कितना मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का, एक रेखा को। तो ऐसे ऐसे टोटल देशांतर रेखाएं मैं आपको बता देता हूं। अगर हम ऐसे ऐसे जाएं, इसके जस्ट पीछे में, इसके जस्ट पीछे में एकदम बैक में 180 नंबर का देशांतर रेखा है। कितने नंबर का है? 180। इसके जस्ट अपोजिट 180वां देशांतर रेखा है। और 2 देशांतर रेखा महान वृत्त का निर्माण करती हैं। मान लो जाए ये वाला 0 है, फिर उसके बाद जस्ट 180 वाला हो गया, तो ये देखो भाई, ये 0 यहां तक गया और 180 यहां तक, तो एक वृत्त बन गया ना। तो 2 विपरीत देशांतर रेखाएं एक महान वृत्त का निर्माण करती हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। देशांतर रेखा अगर हम बोल रहे हैं तो वो है अर्धवृत्त, लेकिन इधर हो गया 0 और इधर हो गया 180, तो दोनों मिलकर एक गोला बना दी ना। 2 देशांतर रेखा मिलकर वृत्त का निर्माण करती हैं। अक्षांश रेखा अपने आप में वृत्त होता है, लेकिन देशांतर रेखा अर्धवृत्त होता है बेटा, और ये समय बताती हैं। एक देशांतर रेखा से जैसे आप गुजरेंगे तो 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट। ये मिनट का सिंबल है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या, ऐसा पूछा जाता है कितने देशांतर रेखाएं हैं, तो 0 से लेकर इधर चलते हैं 179 नंबर तक, ये टोटल हो गए 180। इधर से चले तो जी 0 को 1 मान लेते हैं, 2 3 ऐसे करके 179 तक। 180 को मैं छोड़ रहा हूं बच्चों, 180 को ना अपन इधर से गिनते चलेंगे, 1 2 3 ऐसे, तो 1 से लेकर 180 नंबर इधर, 180 रेखाएं इधर हैं, तो इस साइड भी 180 मिलेगा और इस साइड भी 180 मिलेगा, तो टोटल 180 और 180 कितने देशांतर रेखाएं हो गई? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ठीक है। अब देखो देशांतर रेखा की स्थिति में हमारा भारत हम बना देते हैं यहां कहीं, यहां पे हमारा भारत है। ठीक है। तो देशांतर रेखा के संदर्भ में हमारा भारत पूर्व दिशा में है बच्चों। देशांतर रेखा के संदर्भ में हमारा भारत कौन से दिशा में है? पूर्व दिशा में। देशांतर रेखा, ये बीच में एक रेखा है 0 डिग्री, इधर को पूर्व बोलेंगे, इधर को पश्चिम बोलेंगे, तो हमारा भारत पूर्व में दिख रहा है। अगर हम देशांतर से देखें तो जब भी आप बोलोगे देशांतर विस्तार, तो पूर्वी ही बोलना। भारत को छूकर ये वाली रेखा गुजर रही है, ये पूर्वी देशांतर रेखा है। और भारत देशांतर रेखा के सामने तो भारत का आकृति छोटा है जी। ये जो भारत को छूकर बाहर से निकल गई, ये भी पूर्वी देशांतर है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि बताने का भी काम करती है रेखा, मैंने बताया है। अगर भारत का ऑफिस टाइम का बोले तो ऑफिस टाइम को निर्धारित यही रेखा करती है। ये देखो, भारत के बीचों बीच से भी यही रेखा गुजर रही है। तो ये 3 रेखाओं के बारे में आपको पढ़ना है, और तीनों ही देशांतर रेखाएं भारत में पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो जब भी देशांतर रेखाओं को बताओगे भारत के संदर्भ में, तो आप बोलोगे पूर्वी देशांतर। क्या बोलोगे? पूर्वी देशांतर। क्या बोलोगे? पूर्वी देशांतर। हमारे भारत के बीचों बीच, चलो मैं अब बता देता हूं। अगर ये हमारा भारत है, इसको मिटा दूं अभी कि रहने दूं? रहने देता हूं। चलो मैं एक मैप बनाता हूं हमारे इंडिया का, आप भी बना लीजिए, जैसे बनता है बना लीजिए, कहीं कोई शिकायत नहीं है। ना आप हमसे शिकायत करें, ना हम आपसे।
ये लीजिए बना दिए हम अपना प्यारा भारत, बना दिए। तो ये हमारा भारत है। अब भारत में ये वाली रेखा गुजरी होगी, ये वाली रेखा गुजरी होगी, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा भारत है। तो ये जो 68वें नंबर का रेखा है ना, ये भारत के पश्चिम को टच किया है और हमारे भारत के पूर्वी सिरे को टच किया है 97 नंबर का। अब एग्जैक्ट 68 नहीं है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में भारत की स्थिति है। ये देशांतर स्थिति है। हाँ बेटा, तो वही मैं बोल रहा हूं ना, इसमें जो 68वें नंबर का लाइन है ना बेटा, ऐसे 1 2 3 4 5, तो इसमें 68 लाइन कहां से खींच पाऊंगा? वही मैं बता रहा हूं, इतनी सारी रेखाएं। तो 68वें नंबर की जो रेखा है ना, हमारे भारत के पश्चिमी सिरे से टच होकर गुजरी है। और उसके बाद फिर 69, 70, 71, तो 82.5 नंबर की रेखा यहां से गुजरी है, ऐसे 82.5 नंबर की, 82.5 नंबर की। और 97 नंबर की रेखा यहां से गुजरी है, ऐसा है। तो इसको भी पूर्वी देशांतर बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। तो भारत की देशांतरी विस्तार लिखो, भारत का देशांतरी विस्तार। हाँ, ये बीचों बीच है, ऑफिस टाइम का है। काम ही नहीं है बेटा उनका। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में हमारा भारत की स्थिति कैसा है? देशांतरी स्थिति। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में, यहां पे हमारा भारत इन दोनों के मध्य में है। ठीक है। और भारत के मध्य से जो रेखा गुजरी है, देशांतर रेखा, वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री भारत के मध्य से गुजरी है। अभी 82.5 डिग्री का महत्व क्या है मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर ये कितने राज्यों से गुजरा है ये हम देखेंगे। 82.5 डिग्री का महत्व देखो। देशांतर रेखा में एक रेखा पार करोगे तो 4 मिनट लगता है, एक रेखा पार करोगे तो कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। तो हमारे यहाँ का जो मानक समय रेखा है ना, वो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री। मतलब यहाँ के टाइम के अनुसार से, इधर थोड़ा सा ऐसे बड़ा है भाई, थोड़ा सा हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब इधर 68वां नंबर का रेखा है, इधर 97 नंबर का रेखा है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है? 17 में से 8 घटाऊंगा तो 9, और 8 में से 6 घटाऊंगा तो 29। 29 को अगर मैं 2 बराबर भागों में बांटूं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 14 रेखा इधर, 14 रेखा इधर। तो 68 में अगर हम 14 जोड़ते हैं तो 8 4 12, और 6 और 1 7 और 1 8, तो 82 तो हो रहा है बीच में, 82 हो रहा है ना बीच में। उसमें भी अब देखो एकदम एग्जैक्ट 68 थोड़ी ना है भाई, 68 7 और उधर 97 25, तो बीचों बीच माना गया है 82.5 को। बीचों बीच किसको माना गया है? 82.5 डिग्री को। अभी समझ में आया? बीच की रेखा को मानक समय रेखा माना गया भारत में, ताकि ना यहाँ का ऑफिस टाइम चेंज ना हो। क्या होता है, सूर्य जब सूर्योदय होता है ना हमारे भारत में, तो पहला सूर्योदय यहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होता है, वही सूर्योदय 2 घंटे बाद गुजरात में होता है। 2 घंटे बाद होता है। उतना ही उजाला गुजरात में 2 घंटे बाद होता है बेटा, बहुत पीछे गुजरात। तो अब हमको ऑफिस टाइम ऐसे रखना है कि दोनों कोई समान समय में जाए और समान समय में आने का प्रयास करें। अब समान समय तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है कि अब ये 2 घंटे पहले चले गए, ये यहाँ के लोग 8 बजे चले गए ऑफिस, ठीक है।
अब 8 बजे चले गए तो ये लोग 4 बजे वापिस आ जाएंगे, और ये लोग 10 बजे जाएंगे तो 6 बजे आएंगे। तो प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होगी ना। यहां पे लोगों का नाश्ता वास्ता 10 बजे होता है, यहां के लोगों का नाश्ता वास्ता 8 बजे हो जाता है, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या सूर्य के ऊपर निर्भर करती है। तो ना तेरा समय ना मेरा समय, रखते हैं दोनों के बीच का समय। तो मस्त 9 बजे जाओ, 5 बजे आओ। मतलब मैं एक आपके बीच में एक कॉन्सेप्ट रख रहा हूं कि भाई क्यों ऐसा समय को रखा गया है, ना तेरा ना मेरा, दोनों को डिस्टर्ब ना हो। ये बोलेगा मुझे जाने में जल्दी हो रहा है, ये बोलेगा मुझे आने में लेट हो रहा है कि नहीं? तो भाई अगर तुम बोलोगे तो हम इसकी भी मजबूरी बताएंगे, ये बोलेगा तो हम तुम्हारी भी मजबूरी बताएंगे, तो दोनों संतुष्ट रहोगे। इंसाफी हो रहा है, सबको एक जैसे कर देते हैं। उसको थोड़ा सा 1 घंटे इधर लेट बुला देते हैं, इसको 1 घंटे पहले, और इसको 1 घंटे पहले छुट्टी दे देते हैं। तो इस कारण टाइम को मैनेज किया जाता है, प्रशासनिक कार्यों में मेंटेनेंस के लिए टाइम मैनेज किया जाता है। तो वो टाइम जो मैनेज होता है ना, वो मध्य देश के नीचे, देश के बीचों बीच जो मध्य रेखा होती है उसके टाइम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब पहले तो मैं ये बता देता हूं, टाइम का तो मैं 2 घंटे कैसे होगा वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। पहले मैं ये बता देता हूं कि भाई पूरी दुनिया का मानक समय रेखा है 0 डिग्री। पूरी दुनिया का मानक समय रेखा कौन सा है? 0 डिग्री। और सूर्य तो इधर से उगेगा, तो पहला उजाला इधर होगा। तो हमारे यहाँ का समय आगे रहेगा ना भाई। जैसे सूर्य पहले यहाँ पे प्रकाश देगा, उसके बाद देर से यहाँ पे प्रकाश देगा। जैसे ये सूर्य अपनी जगह में है, अब पृथ्वी घूम रही है, तो पहला टार्च यहाँ पे पड़ेगा, पहला लाइट सूर्य का, फिर उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा आगे होगा, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, तो यहाँ आने में टाइम हो जाएगा ना। तो हमारा समय आगे है, अंतर्राष्ट्रीय समय से हमारा समय आगे है। कितना आगे है पूछा जाता है, तो जितना रेखा आगे है उतना समय आगे है। एक रेखा, एक देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतराल होता है। एक देशांतर रेखा में कितने मिनट का अंतराल होता है? 4। हमारे पास जो टाइम जोन है भारतीय मानक समय रेखा, वो तो 82.5 है। पहले अपन 82 को तो देख लेते हैं। एक रेखा को क्रॉस करोगे तो 4 मिनट आगे समय मिलेगा। यहां के लोग को भारत आने के लिए 82 रेखा को पार करना पड़ेगा। तो 82 गुणित 4 करो बच्चों, 4 दूना 8 और 4 अट्ठे 32, 328 मिनट तो ऐसे आगे है। और आधा मिनट और 1 मिनट, मतलब एक रेखा बराबर 4 मिनट, तो आधा रेखा बराबर 2 मिनट। एक रेखा बराबर 4 मिनट, तो आधा रेखा बराबर 2 मिनट, तो 2 मिनट और आगे हो जाएगा। इस प्रकार 330 मिनट आगे है। और बच्चों मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे ना, तो इसमें से 330 को मैं ना 300 और 30 ऐसे लिखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 60 से 300 कटता है। 0 से गया 0, 6 पंचे 30, 5 घंटे 30 मिनट, इसी को बोलेंगे 5.5 घंटे। विश्व के मानक समय से 5.5 घंटे आगे हमारा भारत का मानक समय है। विश्व के मानक समय से हमारा भारत का मानक समय कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे। जो ऑफिस टाइम हमारा भारत में होता है उसके 5 घंटे बाद ऑफिस टाइम होता है ब्रिटेन में। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान रखना आप। अब देखना, मैं अभी बताया कि 2 घंटे लग जाते हैं। जो नाश्ता अरुणाचल प्रदेश के लोग करते हैं ना, वही नाश्ता 2 घंटे बाद, उसी टाइम में अगर चलेंगे तो 2 घंटे बाद गुजरात वाले करेंगे। जो सूर्योदय यहाँ पे 8 बजे होगी, मतलब जो सूर्य का रोशनी यहाँ पे 8 बजे पड़ेगी, वही सूर्य की रोशनी यहाँ पे 10 बजे पड़ेगी। ऐसा क्यों? ये 68वां नंबर का रेखा है, ये 97 नंबर का रेखा है, तो टोटल 29 रेखाओं को क्रॉस करना पड़ेगा। एक रेखा को क्रॉस करोगे तो 4 मिनट, 29 रेखा को क्रॉस करोगे तो 29 गुणित 4, 4 निया 36, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 116 मिनट। तो बेटा 120 मिनट बराबर 2 घंटे होता है, तो लगभग वही तो हो गया ना, लगभग 2 घंटे। तो यहाँ और यहाँ में समय का अंतराल 2 घंटे का होगा। उसी 2 घंटे को मैनेज करने के लिए हमने बीच का रेखा लिया है 82.5 डिग्री। इसे बोलते हैं भारत का मानक समय रेखा। 82.5 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? भारत का मानक समय रेखा। अब पूछा जाएगा यह कितने राज्यों से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है?
तो ये आपके पास भारत का एक मैप है। पहले तो लिख लो, मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश के नैनी से प्रवेश करती है और ऐसे गुजर जाती है। उत्तर प्रदेश के नैनी से भारत में प्रवेश करती है। भारत में कहां से प्रवेश कर रही है? उत्तर प्रदेश के नैनी से। आप कभी कभी इसको मिर्जापुर भी देख सकते हो, मिर्जापुर से प्रवेश कर रही है, फिर सबसे पहले ये यूपी में गई, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, फिर हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी ये गुजरती है, फिर उसके बाद फिर ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। आप इसको लिख सकते हो, भारत के 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है। हाँ जी, यही 5 राज्य हैं। कल आप क्लास नहीं आए थे ना कल? हाँ, तो आपके लिए एक वर्क है, आपको ये नक्शा एकदम सटीक बनाने आना चाहिए। ठीक है? सटीक कैसे? कल मैं इन लोगों को सिखाया हूँ पूरा। मतलब साइज इधर उधर हो जाए चल जाएगा भाई, सीमाओं में इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे मेघालय असम के अलावा किसी को टच नहीं करता है, और त्रिपुरा केवल और केवल मिजोरम को टच करता है और असम को। ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा, ये असम है। उसके बाद फिर ये है मणिपुर, इसके बाद फिर है नागालैंड, और ये अरुणाचल प्रदेश, और ये हो गया असम, और ये हो गया सिक्किम। कल हमने पूरा मैप बनाना सीखा है, भारत का मैप, मतलब इसकी सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगती है, इनकी पूरी वास्तविक सीमाएं आपको इसको करके आना है। ठीक है? पूरे भारत का मैप और 2 मैप बना के लाना। अब यहाँ पे मैं बना भी सकता था, लेकिन थोड़ा सा समय को धीरे धीरे समझाना है आप लोगों को, तो इसको लेने में कल इस पर हमने पूरा चर्चा किया था। कोई नहीं, कल हमने केवल मैप पर अध्ययन किया था। आप कर सकते हो, मैप बना सकते हो, देख के मैप बनाना बस है। देखो तेलंगाना किससे किससे सीमा बना रहा है, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश है। इसको मैं एक बार और पढ़ा दूंगा कल वाला। अब बात करते हैं अक्षांशी विस्तार का। भारत को देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह है, पूर्व में है, दोनों को पूर्व बोलेंगे। अब भारत में खड़े हो कि इधर पश्चिम है इधर पूर्व है नहीं बोलना, हम दुनिया के नक्शे में देख रहे हैं बेटा। तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर को भी पूर्व क्यों बोल रहे हैं, इधर को भी पूर्व क्यों बोल रहे हैं, जबकि ये साइड पूर्व में है। अब हम भारत के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं रेखाओं को, हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं के संदर्भ में। तो यहाँ पे 0 है तो ये 0 डिग्री है, तो इधर का दोनों रेखा पूर्व में होगा ना। हाँ, अब लिखिए अक्षांश रेखा, हेडिंग डालिए। अब देखो, अक्षांश रेखा ना पृथ्वी में जलवायु का विभाजन करती है भाई। अक्षांश रेखा किसका विभाजन करती है? जलवायु का। समझो इधर कैसे। ये हो गया, चलो, ये एक ऐसा क्षेत्र है जैसे जो पिंड होते हैं ना, हमारा जो सौर मंडल है, सूर्य, अगर वीडियो हो तो मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, ब्रह्मांड में हर पिंड गतिशील है। ये देखो, इस आकृति में आपको पृथ्वी एकदम घूमते हुए दिख रही है, ये पृथ्वी है और उसका चक्कर लगा रही है चंद्रमा, और ये सूर्य भी ब्रह्मांड के एक पिंड का चक्कर लगा रही है जिसको बोलते हैं बल्ज। ये सूर्य भी जा रही है, लेकिन सूर्य जब चक्कर लगा रही है ना, तो पृथ्वी अपने साथ साथ ऐसे ऐसे घूमते जा रही है।
पृथ्वी और उसके पास जितने भी 8 ग्रह हैं वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सब साथ में जा रहे हैं। ब्रह्मांड में कोई भी पिंड स्थिर नहीं है, सारे के सारे पिंड गतिशील है एकदम। अब होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। अब हमारा पृथ्वी है थोड़ा दूर, ट्रेन जैसे दूर रहता है तो हमको ट्रेन छोटा दिखता है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता, आदमी छुपा देता है ट्रेन को, है कि नहीं। वैसे ही यह सूर्य, यह सूर्य आपने देखा होगा एकदम युवा तारा सूर्य है, एकदम अग्नि वलय देखा होगा अभी आपने, येलो येलो पूरा आग जल रहा था, हाइड्रोजन पूरा भरा हुआ है उसमें। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संलयन से ऊर्जा मुक्त होती है उसकी। तो अब देखो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, अब ये तो आगे बढ़ रहा है, और जैसे सूर्य बढ़ रहा है तो अपने साथ इसको भी लेके बढ़ रहा है आगे, इसको भी आगे लेके बढ़ रहा है। लेकिन पृथ्वी क्या करता है, खुद का भी चक्कर लगाता है और सूर्य का भी चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे सूर्य का भी चक्कर लगाता है। तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है ना वो यहीं तक पड़ता है, गर्मी मतलब प्रकाश तो फैल जाएगा, वायुमंडल से टकरा के प्रकाश तो फैल जाएगा, लेकिन इसकी जो गर्मी है ना वो यहीं तक रहेगी भाई, जहां तक सूर्य की लंबी किरणें पड़ेगी, लंबवत गर्मी। जैसे हम एक मोमबत्ती जलाते हैं, इस मोमबत्ती से इस पूरे कमरे में प्रकाश होगा, लेकिन अगर आप यहां पे हाथ रखोगे तो आपका हाथ थोड़ी ना जलेगा, आपका हाथ यहां पे रखोगे ना तो जलेगा, ये आपका हाथ जलेगा यहां पे रखोगे तो, लेकिन प्रकाश सब जगह में होगी भाई। वैसे ही सूर्य की रोशनी से प्रकाशमान तो पूरा पृथ्वी होगा, लेकिन गर्मी जैसे यहां पे फिर घूमी, फिर यहां पे आया, फिर पृथ्वी घूमी तो यहां पे पड़ा प्रकाश। अभी सामने तरफ प्रकाश पड़ रहा तो इधर अंधेला है, इधर रात है, इस हिस्से में रात है। जब ये सामने जाएगा गर्मी इधर पड़ेगी और प्रकाश इधर पड़ेगा तो इधर रात होगा। पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होता है, ठीक है ना। लेकिन जो यहां पे जो गर्मी पड़ेगी ये पूरे पट्टी में गर्मी पड़ेगी, पूरे पट्टी में गर्मी पड़ेगी सूर्य का। तो ये जो गर्म वाला क्षेत्र है इसे कहेंगे उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। कटा हुआ क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र है। तो सूर्य की एकदम गर्मी कहां तक पड़ती है, तो ऊपर में जहां तक गर्म पड़ती है उसको बोलते हैं बच्चों कर्क रेखा, और नीचे में जहां तक गर्मी पड़ती है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ये बाउंड्री लाइन है सूर्य की सीधी प्रकाश पड़ने का। इसके नीचे सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा नहीं जाता है, इसका विकिरण, और प्रकाश तो दिखाई देगा, दृश्यमान तो होगा, लेकिन गर्मी नहीं रहेगी। तो ये जो क्षेत्र होता है ना ये कहलाता है शीत कटिबंध। ये क्या कहलाता है, शीत कटिबंध। इतनी बातें आई क्या समझ में। देखो बहुत सरल रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये क्लास चाहे तो मैं 10 मिनट में भी निपटा सकता था, लेकिन क्या मतलब, जब तक आपको समझ में ही आपके में समझ ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो मेरा पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, है ना। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आपका नुकसान है बेटा, है ना। तो देखो ये हो गया उष्ण कटिबंध, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तो जाता है लेकिन गर्मी नहीं जा पाता। यहाँ पे आपको साल भर बर्फ दिखाई देगा, शीत कटिबंध। ठीक, तो ठंडी हवाएं अपने आप को गर्म करने के लिए गर्म हवाओं तरफ जाएगी, और गर्म हवाएं अपने आप को ठंडी करने के लिए ठंडी हवाओं की तरफ जाएंगी। तो जब शीत हवाएं एवं उष्ण हवाएं जब मिलती हैं तो वो जगह बन जाता है बेटा शीतोष्ण कटिबंध। क्या बन जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। ये क्षेत्र साल भर गर्म लगता है। बताओ हमारे यहाँ ठंड में भी अगर ज़्यादा देर तक हम धूप में बैठ जाएंगे ना तो भी हमको थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है ना, इरिटेशन लगता है, अरे यार और कितना देर बैठे, चलो अब अंदर जाते हैं। तो फिर अंदर आ जाते हैं अपन, बढ़िया मस्त 7 बजे 8 बजे अपन चले जाते हैं, तो 1-2 घंटा बढ़िया अच्छा लग जाता है, शरीर को धूप मिल जाता है। उसके बाद फिर 11-12 बजे फिर हमको ऐसा लगता है, ठंड में भी हमको फिर एकदम धूप में रहने का मन नहीं करता है। और गर्मी में तो बताओ दोपहर को तो घर से निकलने का मन ही नहीं करता है, 5-6 बजे ले दे के निकलने का मन करता है। मतलब ये गर्म क्षेत्र है, और गर्म क्षेत्र को ही बोलेंगे उष्ण कटिबंध। और यहाँ पे आप एकदम धूप दिख रहा है, एकदम आदमी क्लियर दिख रहा है, फिर भी आप अगर हम लोग चले जाए, वहाँ के लोगों को तो आदत पड़ गया है, लेकिन हम लोग चले जाएंगे तो गर्मी के दिनों में भी अगर हम लोग अपने ही देश के जम्मू कश्मीर राज्य में चले जाएंगे तो अपने को मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये शीत कटिबंध, ये उष्ण कटिबंध, दोनों का मिश्रण कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। तो अक्षांश रेखा इन्हीं चीज़ों को बताती है, जलवायु को बताती है कि कहाँ की जलवायु कैसी है,
अब इसके बाद फिर हम देखते हैं फैक्ट को अक्षांश रेखा का, कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है और इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा खींचा गया है मतलब ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये भी कल्पना मात्र है, काल्पनिक रेखाएं हैं। ये हर रेखा अपने आप में वृत्त है भाई। आप जो बोल रहे थे ना कि सर इनके बीच का दूरी कितना होता है, तो यहाँ पे एकदम बराबर दूरी में इसको खींचा गया है। जैसे हम एक चांदा रख देते हैं, ऐसे चांदा रख देते हैं, तो चांदे का ये पॉइंट 90 होता है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ऐसे जी। तो एक नंबर पे से कट करके फिर इसको सीधा खींचा गया है। ऐसे एक नंबर हो गया तो एक नंबर ऐसे आ गया, जैसे 10 नंबर आ गया, ऐसे यहाँ पे 23 नंबर आ गया, ऐसे आ गया, 66 नंबर आ गया। जैसे ऊपर में है ना वैसे ही इसके नीचे है, जैसे ये 1 नंबर हो गया, इधर 23 नंबर हो गया, इधर 66 नंबर हो गया, ऐसे रेखाएं हैं। तो देखो ऊपर में ना 89 नंबर तक का, 89 नंबर तक का वृत्त है भाई। उसके बाद फिर 90वां तो ऐसे बिंदु है, 90 पॉइंट तो बिंदु है। तो जब पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 1 से इधर 89 तक गिन लेना और 1 से नीचे 89 तक गिन लेना। 1 से तो 89 ऊपर में है, 89 नीचे में है, और एक बीचों बीच में जिसको बोलते हैं 0, बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे बेटा? 0। वो भी तो एक रेखा है क्या? उसको 0 थोड़ी लिखोगे, उसको तो एक रेखा लिखोगे। अच्छा ये पूरा गोल है ना, ये पूरा गोल है, देशांतर अर्ध गोला था, ये पूरा गोला है अक्षांश रेखा। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। गोरे कभी कभी पूछ दे कि भूगोल में गोरे किसे कहते हैं, तो जो काले नहीं होते उसे गोरे कहते हैं, ऐसे नहीं बोलना गोरे बोलना। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के रेखा को गोरे बोलते हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। हाँ जी। अब देखो इधर, ये हो गया 90, 90 90 180 होता बेटा, 180 से एक कम कर दो यार, 179। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। अब बोला जाएगा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। अब रेखा शब्द नहीं प्रयोग किया जाएगा, अब रेखा नहीं बोला जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं ना, अक्षांश को लैटिट्यूड। ऐसे ध्यान रखना ना, अंग्रेजी में लेटा हुआ लैटिट्यूड, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड, उसमें क्या दिक्कत है अंग्रेजी में। चलो तो अब देखो, मजा आ रहा है कि बोर लग रहा है भाई? 40,000 रुपये महीने का आदमी बनना है तो इतना तो सहन करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, जो नहीं कर सकते उनके लिए है ना सरकार की योजनाएं, मनरेगा, उसी खोदो उसी पाटो। किसमें? रेखा बोला ना बेटा, तो इधर 89, इधर 89, और एक ये देखो 89, 89 प्लस 1, तो ये 90। इसको मैंने 90 पढ़ा, फिर एक कम कर दिया तो 179, कैलकुलेशन सरल करने के लिए। अब देखो अक्षांश बोलेगा भाई, सीधा सीधा सिर्फ अक्षांश बोलेगा, तो अक्षांशों की संख्या 181। अक्षांशों की संख्या 181, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक 90, यहां से लेकर यहां तक 90, ये बिंदु को भी ले लो ना, और एक और, तो 180 और एक 181। अक्षांश बोलेगा तो 181, अक्षांश रेखा बोलेगा तो 179। अब इसमें हम अपने भारत को खोजेंगे, भारत की खोज। चलो देखते हैं कहाँ है हमारा प्यारा भारत। तो ये दिख गया हमारा भारत, दिख गया। अब अक्षांश रेखा को मैं, इसको मैं बीचों बीच मानता हूं, तो इसके नीचे दक्षिण कहलाएगा, इसके ऊपर उत्तर कहलाएगा। तो आपका भारत कौन से दिशा में है? उत्तर। कौन से दिशा में है? उत्तर। तो अब चाहे ये रेखा हो, अरे कहाँ गायब हो गया, चाहे ये रेखा हो चाहे ये रेखा हो, इसको भी मैं, भारत के नीचे को जो स्पर्श करेगा उसे भी मैं उत्तरी अक्षांश बोलूंगा, और इसके ऊपरी सिरे को भी स्पर्श करेगा इसे भी मैं उत्तरी अक्षांश बोलूंगा, है ना? तो अब आ जाओ इसमें।
मुख्य भूमि वाला अक्षांश रेखा देखते हैं, क्योंकि मुख्य भूमि से नीचे अंडमान निकोबार द्वीप भी है, उसमें 6वें नंबर का रेखा आता है, इसमें आएगा 8वें नंबर का। ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत विस्तृत है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है। तो ये हो गया भारत का स्थिति एवं विस्तार, इसको लिख लो। अब हम ये देखेंगे कि यह अक्षांश रेखा कितनी राज्यों से गुजरती है। हमारे यहाँ जो अक्षांश रेखा गुजरी है ना, उसमें से मुख्य अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से गुजरी है, हम उस कर्क रेखा को देखेंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब वो कर्क रेखा को देखो, अब कौन सा कलर ले लें? ग्रीन ले लेते हैं। ये लो, हो गया। यहां पे 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजर रही है, तो इसको हम लिख देते हैं। सबसे पहला है गुजरात। सबसे पहला कौन सा दिख रहा है? गुजरात। फिर उसके बाद फिर सबसे लंबा गुजरा है मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ की फिर विशेषता यहां पे देखो आप, छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले में, ये कोरिया जिला पड़ता है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को काटती हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं। इसके बाद फिर है झारखंड, मिस्टर धोनी का शहर रांची कर्क रेखा पर स्थित है। और उसके बाद फिर मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर मिलेगा त्रिपुरा, फिर उसके बाद फिर मिलेगा मिजोरम। कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसका भी ट्रिक बताओ। तो अगर आपको नक्शा याद है तो ट्रिक की क्या आवश्यकता है मेरे भाई? लेकिन फिर भी आप व्हाट्सएप स्टेटस में किसी को भेजते हुए देखा होगा कि भाई ऐसा एक फोटो भेजते हैं कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों का ट्रिक करके, मित्र पर गमछा झार, ऐसा भेजते है ना। तो उसमें वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये याद नहीं आएगा तो देखो, एक समय होगा मैप में इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, अच्छा लगता है ना, ऐसी पेन चलते रहता है, पेन चलते रहता है मैप में। कुछ लोग एकदम रटते हैं इसी को। तो कैसे रटते हैं थे? मित्र पर गमछा झार। अब मेरे को तो सीधा सीधा मालूम है, अब इसको मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं? मी से पहले ही मिजोरम आ गया, तरह से त्रिपुरा, और ग से जो रा से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हो गया अपना छत्तीसगढ़, झ से हो गया झारखंड। अच्छा, ये र का कोई वो नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये साइलेंट होगा। र से राजस्थान, इसको ले लेना। हो गया क्या? 8 राज्य हो गए। और कौन सा बच गया? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पर से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। मैं ऐसे ट्रिक व्रिक के चक्कर में बहुत कम रहता हूं, है ना। और ऐसे चीजों के लिए एकदम ट्रिक नहीं बनाएंगे अपन। ये है सबसे ज्यादा लंबी। अब देखो, इसको पढ़ लोगे लेकिन पेपर में आ गया सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो भाई सबसे लंबी गुजर रही है मध्य प्रदेश से। कहां से गुजर रही है? मध्य प्रदेश। सबसे कम गुजर रही है राजस्थान से, सबसे कम गुजरती है राजस्थान से, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना। और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है, इसको भी याद रखना। कौन सा? नहीं, कर्क रेखा कितनी?
ना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना, राजस्थान बहुत बड़ा है भाई, लेकिन राजस्थान से जहाँ पे गुजर रहा है वो तो बहुत छोटा गुजर रहा है ना। मैं तो ये तो ऊपर बना दिया हूँ मैं, ये और नीचे बनता है, ये और नीचे बनता है भाई, यहाँ पास से एकदम टच करता है बस यहाँ पे। अब जैसे ऑक्सफोर्ड एटलस देखोगे ना तो उसमें दिखाई भी नहीं देता कि राजस्थान को टच कर रहा है करके। कई बार नक्शा जो लोग रीड करते हैं ना उनको क्लियर ही नहीं हो पाता है कि कर्क रेखा राजस्थान को टच कर रही है करके। इसको ऊपर बनाना था, यहाँ पे रहता, ये यहाँ पे रहता, थोड़ा ऊपर चलता और यहाँ पे रहता। ये लाइन बस आपको 8 राज्यों को दिखाने के लिए, मैंने स्पष्ट दिखाने के लिए इसको थोड़ा ऊपर रखा राजस्थान के पास, एकदम एकदम बॉर्डर को टच करती है बस ये, ठीक है। 8 नंबर की रेखा एग्जैक्ट है बेटा यहाँ पे, उससे थोड़ा सा ऊपर वाला रेखा। जैसे अभी अभी देखो, अभी कितना बजा है, 6:10 बोलूंगा कि थोड़ा सा ज़्यादा बोलूंगा, थोड़ा ज़्यादा, बस वैसे ही है, एकदम 6 नहीं बजा है ना, 6:10, वैसे ही एकदम 8 नंबर का रेखा नहीं आया है बेटा, थोड़ा सा ऊपर वाला रेखा आया है भारत की इस सीमा से, कन्याकुमारी से।